इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं जिस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने स्कूल टाइम में उनका नाम सुना हो, जिन्हें केवल भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के ग्रेट मैथमेटिशियंस में से एक माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन जी की। दुख की बात यह है कि अपने देश में बहुत कम ऐसा होता है कि समय रहते ही इंसान की काबिलियत को पहचान लिया जाता हो। जब तक कोई विदेशी फॉरेनर उसको प्रमाणित नहीं कर देता, तब तक हम किसी चीज़ या इंसान को वैल्यूएबल मानते ही नहीं हैं। ये सोच हम सबके दिमाग में इतनी छाप छोड़ चुकी है कि हमें ये चीज़ कॉमन लगती है कि किसी फॉरेनर साइंटिस्ट या इंजीनियर ने इसे प्रमाणित किया है तो ठीक ही होगी। चलो इस बात को यहीं छोड़कर मैं वापस आता हूँ एस रामानुजन जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में। इनके जीवन के ऊपर एक दो फिल्में भी बनी हैं और एक लेटेस्ट मूवी हॉलीवुड में बनी थी जिसका टाइटल था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इसका क्रेज़ भी इसलिए हुआ था क्योंकि हॉलीवुड में ये मूवी बनी थी। बस वही सोच दोबारा यहाँ रिपीट हुई। इनका मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन इनफाइनाइट सीरीज, मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस में रहा। इन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स और सीरीज बनाई, लेकिन इनकी 33 वर्ष की कम आयु में ही मौत हो जाने के कारण कई थ्योरीज के प्रूफ पर तो अभी तक भी रिसर्च चल रही है। इन्हें डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर या रिजल्ट लिखने की आदत थी, लेकिन किसी के गाइड करने पर इन्होंने प्रूफ के द्वारा समझाना स्टार्ट किया ताकि और लोगों को भी समझ लग सके और मदद मिल सके। हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने कोई प्रॉपर मैथमेटिक्स की कोचिंग या शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी ये मैथमेटिक्स के एक विद्वान बने। रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इनका बचपन लगभग कुंभकोणम में ही बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए माना जाता है। 3 वर्ष की आयु तक जब ये बोल नहीं पा रहे थे तो सबको चिंता हुई कि कहीं ये गूंगे तो नहीं हैं। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया तो प्रारंभिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच में कितनी दूरी है। ये सब प्रश्नों से कई बार उनके प्रोफेसर और टीचर हैरान हो जाते थे। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह भी कह दिया था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। आगे एक परेशानी आई, क्योंकि रामानुजन जी का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों में ध्यान ही नहीं देते थे। जहाँ तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को ही हल करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही थी। रामानुजन के लिए यह समय बड़ा कठिन था। घर की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने गणित की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा में एक प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए। विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा रहा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास ना कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति श्रद्धा ने उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपये मासिक मिलते थे और इसी से गुजारा होता था। रामानुजन का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था।
अतः वह नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें अपने घर वापस कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री बी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। जहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन के प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी करवा दिया। इस वृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। जहां 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज़्यादा नहीं था और जहां इन्हें अपने गणित के लिए पर्याप्त समय मिल रहा था। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर आराम करके दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्टर पर लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़िए की आवाज़ के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की नींद भी खराब हो जाती थी। इस समय भारतीय और पश्चिम रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी और इस वजह से सामान्य भारतीयों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में काफ़ी संकोच होता था। इधर स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि उस समय अपना देश गुलाम था। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्यों को लंदन के प्रसिद्ध मैथमेटिशियनों के पास भेजा, पर जहां इन्हें भी कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। लेकिन एक लाभ हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लग गए थे। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शिशु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध मैथमेटिशियनों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के लिए जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह से एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की जय मित्रता दोनों के लिए ही लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश मैथमेटिशियंस को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशेष व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजन ने जब अपने किए शोध कार्यों को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। तब उन्होंने अपने मित्रों से इसकी सलाह ली और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुज गणित के इस क्षेत्र में एक ऐसे दुर्लभ व्यक्ति हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझना और उसमें आगे शोध के लिए इन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को वहां बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई थी, जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोध कार्यों के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुज को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहाँ प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से ही व्यवस्था की हुई थी, अतः इन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई।
इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी ये आई थी कि उनका शर्मीला शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनाचार्य। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में वे अधिकांश समय अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इंग्लैंड की इस यात्रा से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। लेकिन वहाँ की जलवायु व रहन सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टर ने इसे क्षय रोग बताया। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं होती थी और रोगी को सैनिटोरियम में रहना पड़ता था। रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहाँ रहना पड़ा और इस दौरान भी वे गणित के सूत्रों की नई नई कल्पनाएं किया करते थे। इसके बाद वहाँ रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्य मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम उम्र का कोई भी आज तक कोई सदस्य नहीं हुआ। पूरे भारत में इनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया। रॉयल सोसाइटी की सदस्य के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ अपनी जगह पर हो, लेकिन उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद भी स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होने लगे। इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया और 26 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस खबर में पूरे जगत में इनके चाहने वालों को बड़ा दुखी कर दिया। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना वही स्तब्ध हो गया। रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व का आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। इनका इनका उनका वह पुराना रजिस्टर जिस पर वे अपने सूत्रों को लिखा करते थे, अचानक से 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों का यह रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस रजिस्टर के बाद में रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाने लगा। मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका प्रकाशन भी किया गया है। रामानुजन के शोधों की तरह उनके गणित के काम में करने में शैली भी विचित्र थी। वे कभी कभी आधी रात को सोते सोते जागकर स्लेट पर लिखना शुरू कर देते थे। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अंतर संबंधों को समझने के लिए गणित सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजन के कार्य करने की एक विशेषता थी। पहले वे गणित के कई नई सूत्र को लिख देते थे और उसके बाद उसकी उत्पत्ति पर उतना ध्यान नहीं देते थे। इसके बारे में पूछने पर वे कहते थे कि उन्हें यह सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। रामानुजन का अध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वे अपनी गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को अध्यात्म का एक ही अंग मानते थे। वे धर्म और अध्यात्म में केवल विश्वास ही नहीं रखते थे बल्कि उसे कहते भी थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिसमें मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। इसके अलावा मैजिक नंबर 1729 की खोज में भी इनका योगदान रहा। अगर वे कुछ साल और जीवित रहते तो पता नहीं और कौन कौन सी उपलब्धियां भारत के नाम कर जाते। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।